उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर जी। तो तालियों से उनका स्वागत करिए। और सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बात परिवहन पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन में कितना विकास हुआ है, क्या आगे सरकार का विजन है, इन सब पर चर्चा करेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड। और अरविंद जी, ओवर टू यू। मैं दयाशंकर जी का जरा पहले स्वागत कर लूं प्लीज। तालियों से स्वागत करिए प्लीज। बहुत धन्यवाद दयाशंकर जी, इंडिया न्यूज के मंच पर आज हमारे साथ इस मंच को शेयर करने के लिए। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू ममता। मैं यही सोच रहा था कि दयाशंकर जी के आने में देरी क्यों हो रही है, तो पता चला कि बहुत सारे लोग पता नहीं कहां से दूर दूर से आ गए, दूसरे राज्यों से भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहले बैठिए, पहले हम आप लोग का काम निपटा लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दयाशंकर जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा कि नहीं आपने एक बड़ा कीमती वक्त निकाला। हम लोग हेल्थ यानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों को कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि भाई आपने परिवहन मंत्री जी को क्यों बुलाया है। तो परिवहन के बिना तो देखिए आप अस्पताल पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई परिवहन व्यवस्था जब दुरुस्त रहेगी तब कोई भी मरीज कभी भी अस्पताल लखनऊ दिल्ली तुरंत पहुंच जाएगा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जब से आप परिवहन मंत्री का आपने जब से पदभार संभाला है, कौन कौन सा नया काम आपने कर दिया, और जो हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो आपको लगता है कि नहीं जिनको सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, दूर दराज तक बसें जो है अब चलवा रहे हैं, जा रही है बसें, और आने वाले समय की और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप लेके आने वाले हैं, तो जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए, तब फिर हम लोग राजनीति बात करेंगे। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख गांव हैं जी, और 1 लाख गांवों में केवल 12,200 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी हमारी रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं। अच्छा। तो मैं मंत्री बनने के बाद ही ये कहा था कि 5 साल के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव न बचे जहां से हमारी रोडवेज की बसें न चलें। जी जी। उसके बाद मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से बात किया, और जिसमें उन्होंने 5,000 गांव ऐसे हैं जहां पर हमारी बसें जा करके वहां से टर्न हो सकती हैं। अच्छा। वहां पर मैं अपना बसें अब चलाने का स्कीम बनाया हूं और हमारी अब बसें वहां से प्रारंभ हो जाएंगी। अभी भी 7,200 गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं, या जहां पर वो उसका एंड होता है वहां पर उसको टर्न करना जो है थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए भी लोक निर्माण मंत्री जी से बात हुई है कि कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, या उनके पास और भी ग्रामीण सड़क के लिए अलग से निधि है, तो उससे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको भी आप चौड़ीकरण करा दें, तो हम लोग फिर वहां से बसों को भी संचालन कर दें। क्योंकि इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे रोडवेज की बस है वो उसको आम आदमी उसका जो है प्रयोग करता है, और सस्ते में और सुगम और समय से यात्रा कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम चाहते हैं कि हर गांव से परिवहन निगम को हम जोड़ें। जहां तक आपने अभी स्वास्थ्य से कहा, जी, तो हम लोगों ने अभी स्वास्थ्य विभाग से भी अपने कर्मचारियों को भी उसको जोड़ा है। अच्छा। अब हमारे जो भी ड्राइवर और कंडक्टर हैं, करीब 60,000 हमारे यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर हैं। 60,000 परिवारों को जोड़ा हाँ, आपने। तो हम लोग को अब उनको हर तिमाही जो है उनका चेकअप कराते हैं, उनकी आई चेकअप कराते हैं, उनकी शुगर बीपी चेकअप कराते हैं। माने वो फिजिकली फिट हों तभी वो जो है लोगों की, भाई क्योंकि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कई परिवारों की जिम्मेदारी को लेकर वो चलते हैं। जी जी। तो माने स्वस्थ होना उनके लिए माने बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग जो है माननीय अपने उप मुख्यमंत्री जी से वो टाई अप करके उनके अस्पतालों को हम लोग अपने उसमें प्रयोग करते हैं। अच्छा दयाशंकर जी, मुझे ये बताइए, जैसे कोई गंभीर मरीज है, बहुत ज़्यादा पैसे से सशक्त नहीं है, तो आप लोग क्या अपने बसों में उसके लिए, जैसे ट्रेन में आप देखते हैं अगर कोई गंभीर मरीज है या कैंसर से पीड़ित है या किसी ऐसी मरीज से मतलब ऐसी बीमारी है, तो उसको कोई छूट देते हैं। आप लोग क्या भी इस तरह का कोई प्रावधान है क्या, कि मतलब ऐसा कोई आदमी हो जो कोई सर्टिफिकेट अपना दिखाए या कोई प्रमाण पत्र दे तो उसको किसी तरह का छूट मिलता है, कुछ ऐसा है प्रावधान?
देखिए, मरीज के लिए इसलिए नहीं है कि ये एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके लिए हाँ, हाँ। रहती है, जी, तो जी, हम जी। लोगों ने नहीं किया। इसे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए हम लोग पूरा छूट देते हैं। जी, जी। कोई फ्रीडम फाइटर के परिवार का है या कोई लोकतंत्र सेनानी है, पत्रकार हैं और विधायक सांसद हैं, इन लोगों को अभी छूट देते हैं। यदि इस तरह की कई सर प्रस्ताव आएंगे जी, जी। तो हम लोग इस पर भी नहीं, मेरा विचार एक सुझाव करेंगे है, क्योंकि कि ट्रेनों ये में सही है कि जितने जल्दी हम लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं उतने जल्दी में और कोई नहीं पहुंच सकता है। सही बात। क्योंकि हमारा एक पूरा 14,000 गाड़ियों का हमारा पूरा एक नेटवर्क है, तो हर जगह से अभी तो मैं जीपीएस और आप कैमरे भी लगा रहा हूं अच्छा, अपने बसों कैसे में। लगा रहे हैं जरा बताइए मुझे कि जीपीएस जो ट्रैकर है, क्योंकि बस सही समय से जिस पहुंचे। तरह से रेलवे में हम लोग अपने रनिंग स्टेटस देखते हैं, जी, जी, जी। उसी तरह से अब रोडवेज की बसों में भी आप रनिंग स्टेटस देख सकते हैं। जिस रूट पर से आपको जाना होगा उस रूट पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगी कि इस रूट पर कितनी बसें हैं और कितने समय पर यहाँ पर पहुंच सकती हैं। उसके अंदर पैनिक बटन भी लगाए हम लोग कि कोई महिला यात्री यदि यात्रा कर रही है, यदि उसको कोई दिक्कत आ रही है तो बटन यदि दबाएगी तो हमारा डिपार्टमेंट और पुलिस के डिपार्टमेंट से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और 8 मिनट में हम कोई न कोई व्यक्ति उसके तक पहुंच जाएगा। इस अच्छा, तरह मतलब की जैसे रेलवे में कोई ट्वीट करता है या कोई सूचना आती है तो उनको सहायता पहुंचती है, इस तरह की व्यवस्था बसों में भी आपको तुरंत हाँ, मिलेगी? हम लोगों ने अभी 85 करोड़ रुपया का एक टेंडर हम लोगों ने अभी किया है जी। और कैमरे भी हम लोग लगा रहे हैं उसमें, और कैमरे से हम देखते रहेंगे कि उस बस में कितने लोग अभी सवार हैं। अच्छा। और कोई हरकत करेगा तो कैमरे की नजर में रहेगा और उसका एक पूरा कमांड हमारे सेंटर बना रहे हैं। एक सेंट्रल कमांड रहेगा और 19 इस तरह के छोटे छोटे कमांड हम जो है अपने जो रीजन ऑफिस पर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश। अच्छा, मुझे मंत्री जी ये बताइए कि अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे आजकल लोग, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि भैया अब ट्रेन से आवे का जरूरत है, लग्जरी बस में बैठा सवेरे आजीवा। हम ऐसा सुनते हैं, वैसा लोग हमें सलाह देते हैं। ये जो लग्जरी बसें आप चला रहे हैं उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या कोई जैसे मरीज भी जाना चाहे, थोड़ा सक्षम रहे तो चला जाता है? मतलब लखनऊ से दिल्ली जाना बड़ा आसान कर दिया आपने। देखिए, सड़कें इतनी उत्तर प्रदेश में अच्छी बन गई है और करीब 7 जो है हाईवे इस समय जो है कार्यरत है और अभी 6 हाईवे और भी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। जी। तो अब जो है दुनिया जो है कम हो गई है। अब जैसे ट्रेन से आप लखनऊ मेल से यदि दिल्ली जाएंगे तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। जी, जी। लेकिन आप बस से यदि यात्रा करेंगे तो 5 से 6 घंटे में आप जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। हाँ, बस ये है कि ड्राइवर जरा मामला ठीक रखे, है कि नहीं? अब ये सही है कि रोड अच्छे बनने से एक्सीडेंट भी एक हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग रोड सेफ्टी के माध्यम से अब पहले कैमरे लगाए थे तो कैमरे से हम लोग चालान काटते थे। अब तो हम लोगों ने ये किया कि आप इंटर करेंगे और आउट होंगे तो उसकी जो दूरी है उसके आधार पर हम तय कर लेंगे कि आप हाई स्पीड चले हैं। अच्छा। नहीं तो पहले लोग जाते थे और जाकर के देखते थे कि भाई कैमरे लगे हुए थे, थोड़ा धीरे हो लेते थे और फिर स्पीड अपनी बढ़ा लेते थे। सही कहा आपने। तो हम लोगों ने अब अलग व्यवस्था बनाया है कि आप जो है इन मतलब करेंगे। आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं भाई, जो दूर दूर से आए हैं, सुन लें कि बस वे डॉक्टर साहब बहुत जल्दी 3 घंटे में आ गए। नहीं, तो वही- देखिए, मैं छोड़ने की बात आप जो कह रहे हैं वो भी मैं बता दूं जी, जी। कि पहली बार परिवहन विभाग में 8,53,000 चालान को हमने जीरो कर दिया। 8,53,000 2016 से लेके 2016 से लेके 2021 के बीच में जितने चालान हुए थे, टोटल चालान हमने जो है उसको जीरो कर दिया। उसको हमने आदेश किया है कि इसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, क्योंकि हमको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिलते थे कि भाई गाड़ी आपकी कहीं और है और चालान आपको आपके घर पहुंच गया। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे। लोग कई कमर्शियल गाड़ियों में फर्जी नंबर लगा देते थे, ग्रीस लगा के नंबर बदल देते थे, या मैंने कहीं मतलब आपने आप कोई किसी को मौका नहीं तो है हमने 8,53,000 लोगों के चालान माफ कर दिए। हजारों करोड़ रुपया आप समझिए कि हमारा जो राजस्व होता है, लेकिन जनता को केवल भलाई के लिए, जनता को सुविधा के लिए हमने इस मुकदमे को भी खत्म कर दिया, उसको जीरो कर दिया। ये सबको पता होगा। आप लोग का भी कुछ होगा तो खत्म हो गया मान लीजिए। 5,28,000 ऐसे पुरानी गाड़ियां थी। एक मेरे पास आई गाड़ी जो 1957 की गाड़ी थी और उसकी जो है
मैं चलान पर मैंने उसकी पेनाल्टी पर पेनाल्टी, ब्याज पर ब्याज, मैंने वो उस समय उसका जो 200 रुपया बकाया था वो 4 लाख से ज्यादा उसका रुपया हो गया। मैंने कहा आदमी की लाइफ इतनी नहीं है, तो भाई ये गाड़ी की तो लाइफ इतनी होती नहीं है। तो आप ऐसे 5,28,000 गाड़ियों में से 1,66,000 लोगों को आरसी कट गई थी। हाँ। आरसी कट गई थी, जो उनको मैंने एसडीएम और तहसीलदार उनके घर जाते थे कि भाई आप इसको रिकवरी करिए, मैंने उसको भी माफ कर दिया। अच्छा। और मैंने पहले तो पेनाल्टी माफ किया, अब तो मैं मूल भी माफ कर दिया हूं। और मैंने कहा जो भी पुरानी गाड़ी है केवल कागज में आकर के आप उसको स्क्रैप करा दीजिए, तो केवल पैसा तो आपका माफ होगा। डॉक्टर साहब, ये दयाशंकर जी ये भी बताइए मुझे जरा सा कि ये जो स्क्रैप नीति आप अभी चल रही कि भाई गाड़ियां इतनी पुरानी हो, उसमें बहुत सारी गाड़ियां कभी कभी ऐसी भी होती हैं जिसके इंजन अच्छे होते हैं, हो सकता है भाई साल बहुत पूरे हो गए। बहुत सारे लोगों की मेरे पास शिकायत है। एक हमारी आईपीएस मित्र थी, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, वो मात्र 44,000 चली थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन शिकायत करते हुए भेजा, बताओ यार इतना सख्त नियम आ गया, 44,000 की गाड़ी चली थी, उसको स्क्रैप में मुझे देना पड़ा 45,000 रुपये उसका मिला। तो बताओ, मैं तो आज बहुत दुखी हूँ। मुझे जरा इसके बारे में जरा समझाइए। देखिए ये क्या है कि जो आज प्रदूषण बहुत जो है फैल रहा है जी, और लोगों के स्वास्थ्य, आप देखिए स्वास्थ्य पर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में प्रदूषण एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी वो है। और उसमें समझिए कि 30% प्रदूषण केवल गाड़ियों के धुएं से होते हैं। तो इसलिए स्क्रैप पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाए हैं, और उसमें क्योंकि नई गाड़ियां जब आएंगी तो वो कम पोल्यूशन वो करती हैं, या जीरो पोल्यूशन की गाड़ियां, मैंने यूरो 6 गाड़ियां भी अब आ गई हैं, तो वो पोल्यूशन को जीरो करेगी। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो 15 साल पुरानी गाड़ी जो सरकारी गाड़ियां हैं उसको हमने 100% निर्णय कर लिया कि कोई भी सरकारी गाड़ी 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, उसको स्क्रैप कराना ही पड़ेगा। और इसके कारण मैं उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसके कारण मुझे 300 करोड़ रुपया मिला। भारत सरकार ने हमको पुरस्कार के रूप में 300 करोड़ रुपया दिया। बताइए, मैंने स्क्रैप में सबसे ज्यादा मैंने अभी आप मतलब जैसे आदमी मतलब आप हम लोग कोई गाड़ी लगे रहा जल्दी पकड़ो इसको यार, पहले स्क्रैप कराओ, बेचारा वो सोच रहा है कि हम घर कैसे नहीं जाएंगे। उसके लिए हम बहुत सारी नहीं बहुत सहायता हो रही है। कैसे आपकी पुरानी गाड़ी भाई आपको रजिस्ट्रेशन, उसमें अब नई गाड़ी आप यदि लेने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको माफ करेंगे। 15% आपको, यदि आपकी प्राइवेट गाड़ी है तो 15% आपको सब्सिडी देंगे। आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो 10% सब्सिडी देंगे कि आप नई गाड़ी खरीद लीजिए। क्योंकि जो देखिए ये सब किसी को पता ही नहीं था। देखिए जो पुरानी गाड़ी होती है वो जितना प्रदूषण फैलाती है, हम 100 नई गाड़ी से उतना प्रदूषण नहीं होता है। 100 नई गाड़ी से उतना प्रदूषण नहीं होता जितना एक पुरानी गाड़ी से जितना प्रदूषण। इसका प्रचार प्रसार उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि अब जैसे डीलर के पास गाड़ी खरीदने जाइए वो तो पूरा पैसा ले लेता है, 1 रुपया छूट नहीं दिया। नहीं आई तो पूरा इसको हम लोग NIC जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोगों ने डाल रखा है। आप वो करेंगे और जब आप लेने जाएंगे वो गाड़ी नंबर पहले से रहेगा, चेसिस नंबर आपको पुरानी, उसके आधार पर आपको तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। डाल दिया और स्क्रैप कराने वाला अखबार में बड़ा बड़ा छपवा दिया और टेलीविजन चलवा दिया। अब ये तो पता ही नहीं। स्क्रैप से रोजगार भी मिलेगा। देखिए बहुत सारे जिलों में, 29 जिलों में हमारा स्क्रैप का लाइसेंस जारी हो गया है। 11 और भी हमारे पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसके कारण नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। और मैं करीब 22 रुपया केजी लोहा वो खरीद सकते हैं, जिसको वो 30 रुपया 40 रुपया में 50 रुपया में बेच सकते हैं। तो एक व्यवसाय के लिए भी एक मैंने बेचारा मतलब गाड़ी से वो साइकिल पे आ जाए, यही हालत है। अगर बेचारा पुराना नई गाड़ी पाए, हम लोग उनको पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी पलाना चाहते हैं। अभी प्राइवेट के लिए अभी हमारी पॉलिसी नहीं आई है, अभी केवल हम सरकारी गाड़ियों को ही अभी हम जो है स्क्रैप कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे NCR क्षेत्र है, NCR में अब 10 साल से पुरानी गाड़ी चल नहीं सकती है। अच्छा, बसेस भी बहुत सारी पुरानी है, उसको भी इधर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। वो भी अब 15 साल से ज्यादा इधर भी अब नहीं चल पाएंगी, केवल 5 साल के लिए इधर जो है उनको अनुमति रहेगी। और इससे एक वातावरण शुद्ध होगा। तो आप करोड़ों हजारों करोड़ का बजट आज स्वास्थ्य पर खर्च होता है, तो वो कम होगा, तो वो पैसा आएगा तो कहीं अच्छी जगह पर लगाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे बहुत सारे मैं अक्सर ये भी देखता हूं कि आप भी छापा मारने चले जाते हैं, अवैध धुलाई होती है उसको लेके भी आपने कई छापा, मैंने सोनभद्र का वीडियो देखा था और भी कहीं का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अवैध रूप से जो लोडिंग हो रही है उसको आप कम करने में कितना कामयाब हुए हैं?
देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं इसको 100% नियंत्रण किया हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं 60-70% तक जो है हम ओवरलोडिंग को रोके हैं। और मेरा प्रयास है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी तो हम लोग मैन पावर से हम लोग इसको रोकते हैं जी। पुलिस भी उसमें सहयोग करती है, खनन विभाग भी सहयोग करता है, हमारा परिवहन विभाग भी रहता है, लेकिन हम लोग टास्क फोर्स भी बनाए हैं, तीनों को मिला करके, पुलिस, परिवहन और आपके खनन और परिवहन, और हम लोग 0 पॉइंट से जहां से उठाते हैं वहां पर भी हम इनको वहां रोकते हैं, वहीं से तौल करके। लेकिन ये कभी कभी करते हैं कि आके फिर से साइकिलिंग करके घूम के आके फिर से उठा लेते हैं, या दूसरे जगह कहीं वो डंप किए रहते हैं, वहां से माल उठा लेते हैं। रास्ते में हम लोग पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उनको कमर तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे पासर भी इसमें होते हैं, उनको भी मैंने रोकने की कोशिश किया, एसटीएफ को दिया, कई लोगों को तो मैंने मोबाइल खुद पकड़ा और मोबाइल मैंने एसटीएफ को दिया, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब हम आने वाले दिनों के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 100% ओवरलोडिंग को रोकेंगे, क्योंकि बिना ओवरलोडिंग रोके हुए हमारे सड़कें जो है नई सड़कें बनती हैं और फिर उसको मैंने टूट जाती है। आप जाकर के कानपुर लखनऊ की सड़क देखिए, आप इधर से जाएंगे तो आपको अच्छी मिलेगी, और उधर से आप आएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको कटा मिलेगा, दवा मिलेगा, क्योंकि उधर से ओवरलोडिंग आती है, इधर से जो हमारी कमर्शियल गाड़ी खाली जाती है। तो ये, क्योंकि हमारे हजारों करोड़ रुपया जो है खर्च होता है सड़क बनाने में, और ये लोग तुरंत उसको तोड़ देते हैं। और हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्रों की सड़कें हैं वो तो इसके लायक भी नहीं होती है कि इनके भार को सह सके, वो जल्दी टूट जा रही है, और तो धस के नीचे चली जाती है। इस पर मैं अब सख्ती करता हूं। मैं तो अब कह रहा हूं कि इन पर एफआईआर करके, और मैं कई जगह एफआईआर कराया भी कि इन पर अब केवल आपने जो अपने ट्रांसपोर्ट एक्ट का जो धारा है यही ना लगाया जाए, इन पर जो है क्रिमिनल्स धारा भी लगाया जाए कि ये प्रदेश के लिए और आम जन के लिए ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, इनको एफआईआर करके जेल भेजा जाए। इस तरह भी मैंने किया है कुछ जगहों पर, और मैं अब एक्ट में भी संशोधन करके लाएंगे कि इन लोगों पर आपराधिक मुकदमे हो, क्योंकि आज देखिए रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। नहीं तो आज जितने कोरोना में लोग मरे थे उससे ज्यादा प्रति बरस उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। रोज हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को सख्त निर्देश देते हैं कि आप किसी जो भी कदम उठाइए, लेकिन इस मृत्यु दर को आपको आधे लाना है, तो इसके लिए हम लोग सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। तो अभी कमी आई है मृत्यु दर में, कुछ आपको लगता है? कुछ आई है, कुछ तो थोड़ा कोरोना काल था, तो कोरोना काल में ऐसे भी गाड़ियां कम चली, उसके कारण भी कुछ कम हुआ, कुछ हम लोग के प्रयास से भी कुछ कम हुआ है। लेकिन केवल कम होना मतलब नहीं है, इसको हम लोग को कम से कम लक्ष्य हम लोग का है कि इसको हम लोग 50% इसमें कमी लाएं, तब हम कह सकते हैं कि कुछ हम कमी लाएं। 2% 4% कमी लाना इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जब तक हम 50% से ज्यादा इसको कमी लाएंगे तब मुझे लगेगा कि हम रोड सेफ्टी में कुछ काम किए हैं। अभी हम लोग आपसे बात कर रहे थे जल परिवहन को लेके, उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है अभी आप लोगों ने डिस्कस किया हाल में ही। मुझे आप ये बताइए कि ये जो जल परिवहन का कॉन्सेप्ट है उसको आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो शहरों हैं उसको कैसे शुरू कर रहे हैं? आने वाले समय में लोगों को रोजगार उससे कैसे मिलेगा? अगर मान लीजिए हम जल परिवहन के जरिए मान लीजिए लखनऊ से बनारस जाना चाहे, या हम हल्दिया से बनारस आना चाहे, या हम कहीं से जाना चाहें, तो वो जो हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और उसमें क्या अंतर रहेगा, मुझे जरा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, और अभी आप बनारस में देखे होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो यात्री क्रूज जो है गंगा विलास जो है उसका माननीय मोदी जी ने बनारस से प्रारंभ किया, जो हल्दिया तक जो है वो गई है। तो हम लोग पहले के समय में आप देखिए, अभी जो इंडोनेशिया की महारानी के और उनके परिवार के लोग अयोध्या आए थे, तो वो लोग कभी अयोध्या से जल मार्ग से ही गए थे इंडोनेशिया। पहले जल परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण परिवहन हुआ करता था। हम लोग भी छोटे थे, मेरा भी घर गंगा के किनारे है, तो हम लोग छोटे पर देखते थे कि बंगाल से कोयला जो है नाव पर लाद करके आता था, लेकिन ये धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होती गई। पहले भी कई जगह वो सब उसके पोर्ट बने हुए थे नदियों पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब इसको फिर से प्रारंभ कराना चाहते हैं। हम लोगों ने कई जगहों पर टूरिस्ट के लिए हम लोगों ने जल परिवहन की व्यवस्था किया है।
अभी हमारे सरजू में भी, मैं अयोध्या में भी प्रारंभ किया गया है। और हम लोग अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी नदियों को आपस में कनेक्ट करके हम लोग परिवहन, व्यावसायिक परिवहन भी और यात्री परिवहन भी दोनों साथ साथ करें। उसकी एक नियमावली बनी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी 3 दिन पहले ही एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय हुआ कि एक जो जल प्राधिकरण बनेगा उसमें एक अध्यक्ष होंगे, जो माननीय मंत्री के अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष उसमें बनाया जाएगा जो इस एरिया का एक्सपर्ट होगा, जो जल के परिवहन के बारे में ज्यादा जानते होंगे, उनको इसका वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद इसका जो सीईओ बनाएगा वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे, और पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आपके वित्त विभाग और पर्यावरण, वन और अपने न्याय विभाग, ये ऐसे उसके अपर मुख्य सचिव उसके सदस्य होंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अब जो उसके बगल में जो किसानों के लिए भी जो खेती उपज जो उनका होता है उसको सस्ते में, क्योंकि उसके जो डीजल पर जो खर्चे आ रहे हैं वो ज्यादा महंगा, तो हम लोग सीएनजी का प्रयोग करेंगे उसमें, क्योंकि पोल्यूशन भी ना हो। जी तो सीएनजी का प्रयोग करके, अब बड़ी बड़ी जो जहाजें चलेंगी तो कम पैसे में उनका सामान को हम लोग जो है ले आकर के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अपने ट्रांसपोर्ट का एक हब बनाएंगे। चंदौली में हम लोग बनाने जा रहे हैं, एक उधर से एक चंदौली में बनाएंगे। और मैं केवल अपने जिले की बता रहा हूं, 5 जेटी तो मेरे केवल बलिया में बन चुकी है, 5 जेटी बन चुकी है। तो इस तरह से और हम लोग जो है लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे, सब वहीं पर ले आकर के पैकेजिंग कराएंगे, पैकेजिंग करा करके कोई जो ट्रेन से जाएगा ट्रेन की तरफ भेजेंगे, भाई इसे हमारे परिवहन के माध्यम से जाएगा उससे जाएगा, और जहां पर एयरपोर्ट के भी माध्यम से जो बाहर भी माने ये हम लोग भेजेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि किसानों के माने खर्चे कम हो और उनकी आय दुगना हो, तो इसमें भी ये हमारा जल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और एक पर्यटन के लिए भी, पर्यटन के लिए भी जो बहुत एक अच्छा होगा कि बच्चों के लिए स्टीमर, छोटे से लेके बड़े लोग उसमें जाएं, पिकनिक मनाने के लिए जाएं, एक लंबी यात्रा करें, उसमें लोगों को बढ़िया व्यवस्था रहे रुकने का, उसी में खाना खाएं, उसी में कैंटीन रहे, सब कुछ रहे, तो एक पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे इसका भी, तो ये बहुत जल्द जो है धरातल पर आपको इसको देखने को मिलेगा। कब तक उम्मीद हम करें? मैं आपको इस विधानसभा में ही मैं इसका एक पास हो जाएगा। अच्छा, इसी विधानसभा में जो भी 7 तारीख से चलने वाला है, इसी में इसका एक पास हो जाएगा। उसके पहले एक बार माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, फिर कैबिनेट से पास होगा, और कैबिनेट के बाद जो है इसमें एक्ट बन जाएगा इसका, क्योंकि एक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। दयाशंकर जी, चलिए ये तो विकास की बात हो गई, सरकार की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी मिल जाती है कि ये नेता अपनी पार्टी से नाराज है, इसको बीजेपी में लाना चाहिए? अब आप देखिए, हम लोगों ने राजभर जी को देखा, आप उसको कैसे जुगाड़ करके ले आए हैं। अभी कई लोग आपके संपर्क में हैं, पता चला कि समाजवादी पार्टी के कई नेता आपसे रोज रात को मिल रहे हैं अकेले में, और उसका फोटो नहीं खिंचवाने वाले, फोटो मत खिंचवाओ भैया, नहीं तो इस समय वायरल हो जाता हो हैं। ये कैसे आपको पता चल जाता है? नहीं, देखिए, हाँ, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित हुए 2014 में, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके आए थे। आज बहुत सारे केंद्र में मंत्री हैं, बहुत सारे प्रदेश में भी दर्जनों मंत्री हैं जो दूसरे दल के, क्योंकि आज मोदी जी ने देश को उस मुकाम पर पहुंचाया है। आप देखिए, देश के मान सम्मान स्वाभिमान को जिस तरह से दुनिया के सामने मोदी जी ने पहुंचाया है, इससे जो भी राष्ट्रभक्त नेता हैं, जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे पता उनसे प्रभावित होकर के, जैसे समाजवादी पार्टी में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कैसे पता चलता है पहले राष्ट्रभक्त नहीं थे अब हो गए हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानकारी कैसे मिल जाती है? जैसे मान लीजिए कि किसी कार्यक्रम में गए हम लोग, कहीं बैठे, भाई शादी में, ब्याह में या किसी और सार्वजनिक में जब चर्चा होती है तो बताते हैं भाई मोदी जी ने तो बड़ा कमाल कर दिया भाई। दूसरे दल के नेता भी जब बोलता है कि मोदी जी के, तो आपको समझ में आ जाता है कि यही वक्त सही है, जब वो कहते हैं कि भाई मोदी जी को भाई एक देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, कहते हैं भाई मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति बोस कह रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति ऑटोग्राफ ले रहा है, तो हमको लगता है कि इनको मोदी जी में विश्वास हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे अपनी बात जो है बढ़ाना शुरू कर देता हूं। या कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई, बताओ भाई योगी जी ने कैसे किया, दयाशंकर बताओ, तो मुझे लगता है कि नहीं कुछ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो फिर उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाने लगते हैं। आज मैं बंगाल के कोर्ट का एक वो जजमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा कि
भाई धर्मतल्ला में बहुत अतिक्रमण हो गया है, तो तुम लोग ऐसा करो, नगर निगम वालों को बोला कि तुम लोग ऐसा करो, योगी जी से बुलडोजर उधार लेके आओ और यहाँ ला के यहाँ तोड़ दो। तो सवाल ये है कि आपको ये जानकारी, जैसे अब राजभर जी थे, मुझे याद है जब जिस समय अखिलेश यादव जी के वो साथी थे तो दुनिया भर की उन्होंने बातें की। अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि नहीं, अब ये राष्ट्रभक्त हो गए, अब इनको इधर बुलाना चाहिए। आप गए, चाय भी पी आपने और उसके बाद इतना हल्ला मच गया। नहीं देखिए, जब वो गए भी थे उनके साथ, जब हम लोग के साथ आए थे वो 2017 में। अच्छा, जब वो गए थे तब भी आप ही के साथ थे वो? नहीं, 2017 में जब वो गए हम लोग के साथ थे जी। तो उसके पहले वो विधायक नहीं थे, ना उनके पार्टी का कोई भी विधायक बना था। जब हम लोग के साथ आए तो हम लोग को भी लाभ हुआ उससे और उनको भी लाभ हुआ, क्योंकि देखिए जहां मैंने वैचारिक रूप से आप देखिए तो उनके जो वोटर हैं वो मोदी जी और योगी जी को मानते हैं। जो मैंने ओम प्रकाश जी दलितों को, वंचितों को, कमजोर वर्गों के लिए काम संघर्ष करते हैं, मोदी और योगी उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हम लोग के नजदीक हैं। तो हम उनको कहे थे कि जब वो सपा में गए थे तभी मैंने कहा कि आपका नेचुरल गठबंधन नहीं है, आपका नेचुरल गठबंधन हम ही लोग के साथ हो सकता है। तो वो जल्दबाजी में की और जल्दबाजी में टूट भी गया। तो हम लोग के साथ रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे, उनके लिए भी अच्छा है, उनके वोटरों के लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। तो पहली बार जब आप चाय पीने उनसे गए, जब सबसे बड़े हल्ला हो गया कि नहीं ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, दयाशंकर जी की सारी बात, कौन सी बात उनको आप ऐसा समझा देते हैं कि बोले यार चलो उधर ही चला जाए? जुगाड़ में लगे थे कि थोड़ा 1-2 नंबर बढ़ जाए उसी में। नहीं, मैं भी कहता हूं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके जिनके लिए वो संघर्ष करते हैं उसका कल्याण केवल मोदी और योगी ही कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए गरीब लोगों के लिए आप ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी आई, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी जो बहुत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश थे वो भी तबाह हो गए। लेकिन भारत में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी न होते हुए भी आज जो है मोदी जी ने आज पूरे देश में और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आज इस तरह का मैनेजमेंट किया कि आप 80 करोड़ गरीब लोगों के घरों में भी आज देखिए राशन रहा, राशन का भंडार रहा और कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। कोई नहीं कह सकता है कि एक दिन भी उसके घर में चूल्हा न जला हो। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज सबको सही ढंग से रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये केवल मोदी है और योगी है तभी मुमकिन है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब और कौन कौन आदमी आ रहे हैं, कि कौन कौन राष्ट्रभक्त बन चुके हैं आपके संपर्क में? वो कौन, समाजवादी पार्टी से हैं, बसपा वाले हैं? हम तो रोज सुनते रहते हैं कि बस इतने लोग जाके रात को दयाशंकर जी से मिल के आए हैं। नहीं देखिए, हम ही से नहीं मिलते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेतृत्व से मिलते हैं और लोग जो है लोग आप ही दिखाते हैं ना लोग उनको। देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार मोदी जी को 80 की 80 सीटें देना है। इसके लिए जो लोग भी आएंगे उनको हम लोग स्वागत और अभिनंदन करेंगे और जिस लायक आएंगे उनका सम्मान भी करेंगे। अच्छा। देखिए आज दर्जनों मंत्री योगी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। अब जैसे सचान जी हैं, जी आप राकेश सचान जी, वो देखिए चुनाव से 2 दिन पहले आए, आज हमारे कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे जो विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं आज आई, कल जो है टिकट पाई, विधायक बन के आई, मंत्री हो गई। देखिए तो जो जिस लायक होगा उसको जो है तो यहाँ अवसर भी मिलेगा। नहीं तो इसको कैसे समझा लेते हैं? यही तो समझाने का सारा कला मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं भी कुछ सीखूं उससे जरा, हैं कि कैसे आप जो है उनको राष्ट्रभक्त बना लेते हैं, कैसे उनको समझा लेते हैं कि नहीं गुरु आओ, तुम्हें जो है पक्का तुम्हारा मंत्री बनना तय है, चिंता मत करो तुम। नहीं देखिए, आज ये बताइए कि जो 9 साल में जो देश जो जितना आगे प्रोग्रेस किया, क्या कभी इतने 70 सालों में किया क्या कभी? आप देखिए मोदी जी आए हैं तो जो 9 साल ये जो बेमिसाल है। आज हमारे ये पार्टी के एक कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जा रहे हैं और मोदी जी के 9 वर्षों के काम को बता रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश का प्रधानमंत्री स्वयं अपना हिसाब जनता को दे रहा है। पहले जनता पूछती थी कि आपने 50 सालों में क्या किया। आज मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने 9 वर्ष में ये किया। योगी जी खुद बताते हैं कि 6 वर्षों में मैंने ये किया। तो आज इस तरह का नेतृत्व मिला है लोगों के पास, तो जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि देश मजबूत हो। पहले आप देखते थे अपने देश भ्रष्टाचार में, अपराध में, कई ऐसी चीजें थे कि उसमें हम लोग सबसे तो मतलब दयाशंकर जी, हम लोग ये समझे कि मतलब ये जो थर्ड फ्रंट है, ये जो बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही कि कांग्रेस के साथ पैक्ट हो जाएगा, लोक दल भी उधर चला जाएगा, ये सब चीजों का कोई मतलब आप लोग के लिए है नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए इस समय जो देश के और प्रदेश की जनता जाति, मजहब, क्षेत्र से ऊपर उठ करके विकास को देख रही है। वो एक अच्छे वातावरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो इसलिए अब ये कोई भी जातिवाद नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद नहीं चलेगा,
जो संप्रदायवाद नहीं चलेगा। यदि ऐसा होता तो आप ये बताइए कि अजय सीट मानी जाती थी आजमगढ़, आज जो है भाजपा जीती। रामपुर में कभी कोई सोच नहीं सकता है कि वहां पर कमल खिलेगा, जहां पर कमल का खिला। एमएलए भी, एमपी भी, तो लोग जाति मजहब से ऊपर उठ करके आज मोदी और जोगी जी को वोट दे रहे हैं। हाँ, तो लेकिन मैनपुरी हार भी तो गया आप। मैनपुरी में माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। अच्छा, वो इसीलिए आप लोग हार अखिलेश गए। यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं था। जितने मुलायम सिंह जी जिंदा थे उससे ज्यादा वोट से वो जीते थे। उनके मरने के बाद ज्यादा वोट से जीते, क्योंकि वहां की जनता ने, जो मुलायम सिंह जी बहुत अच्छे बड़े नेता थे, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दिया। ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं था। इस बार आप देखेंगे कि हम मैनपुरी भी जीतेंगे। 80 में वो मैनपुरी भी है, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार ये लोग अपने परिवार की सीट बचा लिए थे, इस बार परिवार को भी एक सीट नहीं मिलने वाली है। मतलब 80 की 80 मोदी और जोगी को मिलने वाली है। चलिए दयाशंकर जी, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जो है जिस भाव के साथ लगे हुए हैं राजनीति में, आपकी राजनीति आगे बढ़े। आपने इंडिया न्यूज़ के हेल्थ कॉन्क्लेव में अपना बहुमूल्य समय दिया, इतनी सारी बातें बताई स्वास्थ्य को लेके कि भाई परिवहन और स्वास्थ्य कैसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए बिजली भी चली गई।